नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। हम बुंदेलखंड के दौरे पर हैं, महोबा ज़िले में है। महोबा ज़िले से थोड़ी ही दूर पर ये गांव है चांदो चांदीपुर। यहां हम लोग घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। आसपास की जो ज़मीनें हैं यहाँ हमने देखा कि वो ज़मीनें उतनी उपजाऊ नहीं हैं जितनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पूर्वांचल की हैं। बुंदेलखंड की अपनी समस्या है। बुंदेलखंड पानी के लिए तरस रहा है, मतलब जो बारिश का हो गया तो हो गया, इसके अलावा कोई सिंचाई की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। कंकड़ीली पथरीली ज़मीनें हैं यहाँ का। अगर देखा जाए पॉलिटिकल, अगर आप थोड़ा सा जब गुणा गणित लगाएंगे तो आप देखेंगे कि जब 2017 के जब विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें बीजेपी को ज़्यादा सीटें मिली, यानी ज़्यादा मतलब ये आप कह सकते हैं कि लगभग सभी सीटें बीजेपी ने जीत ली। उसके बाद कुछ समय पर यह भी मांग चलता है कि भाई बुंदेलखंड को एक अलग राज्य आप बना दीजिए, क्योंकि अलग राज्य बन जाए तो हो सके उत्तराखंड और झारखंड की तरह बुंदेलखंड भी विकास कर ले। बहुत सारे मुद्दे हैं। बुंदेलखंड की बात होगी, बुंदेलखंड के युवाओं की बात होगी, और क्या वास्तव में सरकार बुंदेलखंड को उसका हक दिलाने में कामयाब रही है या नहीं रही है, या किन किन मोर्चों पे फेल रही है, या उसने कोशिश किया है या नहीं किया है। क्योंकि कई बार बात ये होती है, आपको रिजल्ट मिले न मिले, आपने कोशिश की या नहीं की, ये भी कई बार मायने रखती है। महेश यादव हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। आप यहीं के निवासी हैं और बड़े सक्रिय पत्रकार हैं। आप यहाँ के क्षेत्र के जो मुद्दे हैं आप उसको बड़े बारीकी से आप समझते हैं, जानते हैं। बचपन आपकी यहीं बीती, जवानी भी यहीं बीत रही है महेश जी। जो आप जब बुंदेलखंड का आप देख रहे हैं, जो क्षेत्र है, अभी हम महोबा में हैं, मैं देख रहा हूँ चारों तरफ कंकड़ीली पथरीली ज़मीनें हैं, खेतों में भी पत्थर बड़े बड़े पड़े हैं, यानी देखा जाए तो उपजाऊ ज़मीनें नहीं हैं। और दूसरी चीज़ जो हमने देखा, आपसे अभी चर्चा भी हो रही थी कि यहाँ जो खेती किसानी है ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ किसान आपको कम मिलेंगे, किसान मजदूर ज़्यादा मिलेंगे। तो क्या ये सब जो मुद्दे रहे हैं, इसके पिछड़ापन होने की ये सब वजहें हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहली बात तो यहाँ पॉलिटिकल उदासीनता है। यहाँ के लोग पॉलिटिकली अवेयर नहीं हैं। यहाँ जो विधायक बनता है वो सिर्फ ऐसे बनता है कि किसी पार्टी के टिकट पे वो उसको टिकट इसलिए मिल जाता है क्योंकि पैसे से टिकट ले लिया। कोई भी उसका बैकग्राउंड नहीं है पॉलिटिकल, और ना वो किसी यहाँ की समस्या को जानता है। अब यहाँ का जो महोबा का विधायक है वो पता चला बाहर से है, हालांकि ये तो चरखारी से हैं, महोबा से हैं लोकल, लेकिन जैसे चरखारी के हैं तो वो राठ से आके, उरई से आके, उरई जालौन से आके यहाँ चुनाव लड़ जाते हैं, जीत जाते हैं। ठीक है, मोदी जी की लहर चल रही थी और उनके, तो ये सब चीज़ें मतलब यहाँ कोई मतलब राजनीतिक स्थिरता नहीं है। कोई जो लोकल यहाँ का कोई व्यक्ति है वो संघर्ष करके अभी नेता नहीं बन पा रहा है। यहाँ उस लेवल में किसी ने विकास ही नहीं किया है। यहाँ का जो लोकल आदमी है वो तो अपनी भुखमरी से लड़ रहा है, बेरोजगारी से लड़ रहा है, अशिक्षा भी बहुत ज़्यादा है, और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो प्रकृति की मार है। बुंदेलखंड ने प्रकृति की मार भी खूब झेली है। और अगर सरकारें यहाँ की जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनको सही तरीके से यूटिलाइज़ करती और जनता के हित में उनको विकास करके और जनता के लिए, बुंदेलखंड के लिए उनको उपयोग में लाती, तो मुझे लगता है कि सही विकास होता। और यहाँ की जो आज जनता बिल्कुल एकदम निराशा में है। यहाँ ज़मीन आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल हल्की है, पैदावार बहुत कम होती है, और बार बार आपने पिछले सालों में देखा, दशकों से यहाँ सूखा, बाढ़, इन चीज़ों का ज़्यादा रहा है। जैसे कि यहाँ बाढ़ का तो कम ही रहता है, सूखा अधिक पड़ा है पिछले सालों, तो किसान की कमर टूट चुकी है। और सरकार की जो लाभ योजनाएं हैं वो यहाँ किसानों के लिए स्पेशल नहीं है, कि जैसे कि पश्चिमी यूपी में कुछ चीज़ें हैं सरकारों के किसानों के लिए, जैसे MSP पश्चिमी यूपी में दिया जाता है, लेकिन यहाँ MSP उस तरह का नहीं। और जबकि देश में MSP के लिए इतनी बड़ी लड़ाई छिड़ी हुई है, लेकिन यहाँ का किसान जो है, यहाँ का किसान सिर्फ गेहूँ, चना और ये दलहन वाली चीज़ें उगाता है, मटर वगैरह। और यहाँ पे उस तरह की ना तो सब्जी है, ना ही टेक्निकल जो खेती है वो नहीं हो पा रही है, ऑर्गेनिक खेती। जैसे पश्चिमी यूपी या आंध्र प्रदेश में आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छी खेती हो रही है और कॉस्टली चीज़ें उगा रहे हैं, सब्जी उगा रहे हैं। लेकिन यहाँ आपने सारे खेत, अधिकतर खेत आप देख पा रहे हैं खाली, सारे खेत खाली पड़े हैं, खाली हैं, बंजर जैसा हाल है, मतलब पत्थर दिखाई दे रहे हैं ऊपर से। ये है वजह यहाँ के पिछड़ेपन की। और अब यहाँ दोष किसका है, अगर मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ तो मैं ये समझता हूँ यहाँ का आदमी दोषी नहीं है। यहाँ के नेता, जनप्रतिनिधि जिनको यहाँ के लोगों ने वोट दिया, वो लोग यहाँ विकास की बात करने नहीं, बल्कि वो जाके लखनऊ में सोते हैं या फिर दिल्ली चले जाते हैं, यहाँ के जो सांसद विधायक हैं। और कभी उन्होंने यहाँ के लिए, मुझे नहीं लगा, यहाँ के, मैं साफ तौर पे कह रहा हूँ कि यहाँ के सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल हैं, महोबा, हमीरपुर और तिंदवारी लोकसभा क्षेत्र 2 बार लगातार NDA सरकार में सांसद हैं,
लेकिन मैं एक जानने वाला आदमी हूँ, पढ़ने वाला हूँ और जर्नलिज्म से जुड़ा हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ। तो उन्होंने, मुझे नहीं लगता किसी योजना के लिए डिमांड की हो और एक सांसद निधि से बहुत बड़ा कायर हो गया हो। जैसे तमाम लोकसभा क्षेत्र में आप देखते हैं कि यहाँ पर सिंचाई परियोजना के लिए बड़ी मांग कर दी हो और सांसद जी ने बहुत लगा हो कि ये सांसद जी ने हमारे काम किए। ऐसा आज मैं मोहताज हूँ इसके लिए कि एक चीज़ बता पाऊँ यहाँ कि सांसद जी ने ये बड़ी चीज़ हमारे क्षेत्र के लिए, महोबा के लिए दी है या हमीरपुर के लिए दी है। पुराने काम तो हो रहे हैं, पुराना प्रोजेक्ट है वो, जैसे कि ये एक बहुत बड़ी कैनाल है जो यहाँ चंद्रबल बांध को, और यहाँ धसान नदी करके एक है, बहुत बड़ा बांध है, नेचुरल स्रोत है, तो वहाँ से वो एक जोड़ रही है बुंदेलखंड को। ये आगे यहाँ चंद्रबल बांध में जाती है और फिर कैन के साथ वहाँ इसका जल शुरू हो गया है। लास्ट ईयर हुआ है ये। तो ये लास्ट ईयर शुरू होने के लिए ये इस काम मतलब बहुत पहले सपा सरकार का ये प्रोजेक्ट था। अच्छा। 2008 के टाइम पे शायद मुलायम सिंह की सरकार थी, तो उस टाइम का था। 2008 में बसपा थी, 2007 से 2012 बसपा थी। 2008 के लगभग का ये प्रोजेक्ट है। अच्छा। मैं इसमें श्योर नहीं हूँ कि 2008 का, लेकिन ये समाजवादी सरकार के पीरियड में जो अखिलेश यादव की सरकार थी उसमें काम हुआ। और अब इसको चालू होने के लिए योगी जी के भी ये 4 साल लग गए। पिछली साल सर्दियों में उसका पानी छोड़ा गया, तो उसका बहुत लोगों को लाभ नहीं मिल पाया क्योंकि बिल्कुल फसल बो चुके थे तब, नहीं तो वो क्षेत्र तो कम से कम सिंचित हो ही जाता। तो अब देखते हैं, अभी बिल्कुल वो सूखा पड़ा है। और अब इस बार कैसे किस टाइम से छूटता है उसमें पानी, ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, तो वो एक है उस समय का परियोजना। मतलब अगर वो परियोजना अगर कंप्लीट होती है तो कहीं ना कहीं जो सूखाग्रस्त इलाका है तो उसमें थोड़ी हरियाली आएगी, काफ़ी क्षेत्र मतलब हरा भरा हो जाएगा। वो एक प्रोजेक्ट है जिसे हम कह सकते हैं कि बड़ा प्रोजेक्ट है और सूखा के मतलब दृष्टि से काम हुआ है वहाँ। अच्छा। वो चीज़ें तो वो है। लेकिन अभी जो सांसद जी जो 2 बार बने हैं, पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, इनके ज़माने में मुझे नहीं लग रहा है, इनके पीरियड में कुछ भी ऐसा काम हुआ है कि जो मैं कह सकूं कि सांसद जी ने काम कराया, फ़ख्र कर सकूं उस पर, मुझे नहीं लगता। मैं यहाँ का नागरिक भी हूँ बुंदेलखंड का, महोबा मेरा जन्मभूमि है, कर्म भूमि भी है और यहाँ हमने पढ़ा लिखा है, यहीं पले बड़े हैं, तो मैं फ़ख्र के साथ। और किसी भी क्षेत्र का जो केंद्र और राज्य की योजनाएं होती हैं वो तो एक स्पीड से सब जगह पहुंचती हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब अगर केंद्र या राज्य की कोई योजना है तो गोरखपुर में जल्दी पहुंच जाएगी, इटावा या सैफई या महोबा में बाद में पहुंचेगी। वो रफ्तार एक ही जैसी होती है। उससे रफ्तार देता कौन है? वहाँ का लोकल जनप्रतिनिधि। अगर केंद्र की योजना है तो वहाँ जिम्मेदारी हो जाती है सांसदों की, राज्य की अगर योजना है तो वहाँ जिम्मेदारी हो जाती है विधायकों की। इसके अलावा सांसद और विधायक निधि भी होता है कि जो उनके विवेक के ऊपर होता है कि अगर उस क्षेत्र की कुछ ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं कि जहां उनका प्रयोग करके उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक विकास का कार्य किया जाए, वो अपनी निधि वहां लगाएं। और सबसे जो हमारे बड़ी अच्छी व्यवस्था है, संसद में एक बड़ी अच्छी व्यवस्था है, प्रश्नकाल होता है। आप अपने क्षेत्र के मुद्दे, ठीक है उसमें भी लिमिटेशन होती है कि आप एक बार में इतना ही प्रश्न पूछेंगे, लेकिन आप बारी बारी से अपने वो मुद्दे रख सकते हैं। और जब लोकसभा की पटल पे वो संबंधित मंत्री के पास जब वो मुद्दे जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो उस पर संज्ञान लेता है, कार्य करता है। अगर देखा जाए तो अगर सांसदों की बात छोड़ दी जाए, ये तो रही बातें कि मतलब यहाँ का जो लोकल जनप्रतिनिधि है वो किस तरह पूरा फेल हुआ है कि हर एक मोर्चे पर। अब यहाँ बात करते हैं, आप राजनीतिक उदासीनता की बात किए, प्रकृति की मार बुंदेलखंड झेल रहा है, लेकिन क्या देखा जाए कुछ संभावनाएं ऐसी, मतलब ऐसा वो दिन कौन सा आएगा? एक बड़ा मुद्दा उठता है राज्य कि अलग राज्य बुंदेलखंड को बना दो। कई लोग तर्क भी देते हैं कि जब देखो उत्तर प्रदेश से भाई उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड निकला, देखो अच्छा खासा विकास कर ले गया। बिहार से झारखंड निकल गया, ठीक ठाक विकास कर ले गया। मतलब झारखंड आज तो इतना आगे हो गया कि कई मामलों में बिहार पीछे हो गया। तो क्या अभी जो मौजूदा उत्तर प्रदेश है उसमें से बुंदेलखंड को छाटने की कोई आवश्यकता नज़र आ रही है? जी बिल्कुल। देखिए, मांग ये बुंदेलखंड राज्य अलग की मांग तो पिछले 2 दशक से चली आ रही है। यहाँ के तमाम संगठन कर रहे हैं यहाँ, और मुझे भी ये जो मैं अपने विवेक से कह रहा हूँ कि अलग राज्य का दर्जा अगर हो जाएगा तो यहाँ विकास आएगा, क्योंकि यही राजधानी होगी। ये जो क्योंकि बहुत बड़ा राज्य, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य, तो लखनऊ से आते आते ऐसा राजनेता भी कहते हैं, जानकार लोग भी कहते हैं कि जब बड़ा क्षेत्र होता है तो वहाँ फिर जहाँ जनप्रतिनिधि सक्रिय होते हैं वहाँ को योजनाएं खींचते हैं वो अपने तरफ को, और जहाँ पिछड़ा इलाका होता है, शिक्षा कम होती है, वहाँ वो वंचित रह जाता है। तो वही कारण है कि यहाँ
जो वैसे देखा जाए तो प्राकृतिक रूप से यहाँ खनन जो होता है, खनिज संपदा काफ़ी अच्छी है, जैसे कि बालू, गिट्टी, मोरम, ये सब चीज़ें बुंदेलखंड से मुझे लगता है आधे उत्तर प्रदेश में सप्लाई होती होंगी। और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी पत्थर मंडी या इसी ज़िले में कबरई है। पत्थर मंडी फेमस है बहुत ज़्यादा और बहुत समृद्ध है इसके लिए। तो अगर इन सब चीज़ों का रेवेन्यू, राजस्व जो है यहाँ खर्च किया जाए तो जाहिर सी बात है विकास होगा। और ये तब हो सकता है जब बुंदेलखंड राज्य अलग बने और फिर यहाँ के जनप्रतिनिधि हों, यहाँ मुख्यमंत्री होगा, यहाँ नियुक्तियाँ होंगी, यहाँ का युवा पढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ डिग्री कॉलेज हैं या यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड की यूनिवर्सिटी एकलौती यूनिवर्सिटी झांसी, जिसमें बुंदेलखंड का बड़ा इलाका लगता है। और झांसी यूनिवर्सिटी कोई भी प्रोफेशनल कोर्स बहुत कम करवाती है। और अगर कुछ कॉलेज उन्होंने शुरू किया है, यूनिवर्सिटी ने अभी लास्ट ईयर कुछ प्रोग्राम चालू किए हैं, तो उनके बारे में यहाँ का युवा कुछ जानता ही नहीं है। फीसें भी मांगी होंगी शायद, फीस में, क्योंकि इंस्टीट्यूट जब उससे जुड़ा होता है तो जैसे जो यूनिवर्सिटी की रेगुलर फीस होती है उसके कंपेयर जो उसके साथ एफिलेटेड इंस्टीट्यूट होता है वहाँ की फीसें भी मांगी होती है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट अपनी फीस अलग से ऐड करता है, यूनिवर्सिटी की तो बहुत सरकारी है वो नॉमिनल। लेकिन ये जो इंस्टीट्यूट खोले हैं ये फिर डोनेशन लेते हैं तो वो अफोर्ड नहीं कर पाता। यहाँ का आदमी उतना ज़्यादा समृद्ध नहीं है, जैसा मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ जो इंस्टीट्यूट अब भी 2 साल 4 साल पहले प्राइवेट दुकानें तो खुल रही हैं सब जगह, वो तो आप ही देख रहे हैं। तो उनका बस वही है कि एक आम आदमी, गरीब आदमी, मजदूरी वाला जो 200 रुपये कमा रहा है और लगातार 2 साल से आप देख रहे हैं कोरोना जैसी महामारी है तो उसका सब जगह इफेक्ट है, तो बुंदेलखंड में भी इफेक्ट है। और खेती पाती नहीं हो पाई, मार्केट नहीं चला, बहुत किसानों ने जैसे थोड़ा बहुत फसल उगाई थी वो भी उस मूल्य में नहीं बेच पाए, वो वहाँ नहीं जा पाए। तो ये सब चीज़ें हैं जो बुंदेलखंड को पीछे करती हैं। मतलब इसीलिए अलग राज्य की ज़रूरत है जी। यही बुंदेलखंड की अलग मांग करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जो जागरूक लोग हैं वो यही सोच के मांग कर रहे हैं कि यहाँ के युवा को यहाँ की संपदा का उपयोग मतलब उसी के हित में हो, यहाँ की लोकल पॉपुलेशन के हित में हो। ये तो ये एरिया एक डेवलप हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ जो है राजनीतिकरण होगा, मतलब ये केंद्र बनेगा अगर पॉलिटिक्स का, बुंदेलखंड एक अलग राज्य बनेगा, वहाँ की इसकी अपनी राजधानी होगी, वहाँ तरह तरह के ऑफिसेज बनेंगे जिससे जो है इस क्षेत्र का विकास होने की संभावना बढ़ जाएगी। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। और बेरोजगारी देखिए, जब उत्तर प्रदेश में कोई वैकेंसी आती है उत्तर प्रदेश सरकार की तो सारा पश्चिमी यूपी या जो जाहिर सी बात है जहाँ लोग जागरूक और संपन्न होते हैं वहाँ के लोगों को सरकारी नौकरी में बड़ी मतलब भागीदारी बढ़ जाती है। अब यहाँ का आदमी डिजिटल इंडिया, सबसे बड़ा डिजिटल इंडिया जो है यहाँ एक रोड़ा बना हुआ है बुंदेलखंड के लिए। अब आप कहेंगे कि सरकार तो अच्छा कर रही है भाई, डिजिटली होना चाहिए, दुनिया विकास कर रही है तो बुंदेलखंड वाले मैं एक बुंदेलखंड से हूँ, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ डिजिटल इंडिया इसलिए रोड़ा बनी हुई है क्योंकि आपने देखा, आप घूम रहे हैं तो आप देख ही रहे होंगे कि लोगों को कितना नॉलेज है। लोग अभी नहीं समझ पा रहे हैं, उन्हें बैंक के लिए अगर जाना पड़ता है तो वो डरते हैं, उन्हें डिजिटली साइन करवाए जाते हैं कहीं तो भी वो डरते हैं। और उन चीज़ों में लोग बीच में फिर बिचौलिए आ जाते हैं। जैसे उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालना है तो बड़ा कमीशन देना पड़ता है। अब ये बताइए, ऐसे में तमाम लोगों आपको बता दूंगा जिन्होंने 2 लाख कर्ज लिया लेकिन उनको हाथ में जो रकम मिली वो 1.5 लाख मिली। 6%, 10%, 9% बिचौलिया खा रहे हैं। मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, इतनी दलाली की भी लिमिट नहीं है। दलाली सब जगह इंडिया में करप्शन है, ये तो दुनिया मानती है। लेकिन यहाँ ना गरीब आदमी ये कह रहा है कि भैया मुझे बस 1 लाख रुपए चाहिए, तुम दिलवा दो, तो वो 2 लाख का बनवा देते हैं। और बैंक मैनेजर ये सब ये पब्लिक डोमेन में है, हर एक किसान क्रेडिट कार्ड वाला बता देगा। और हर दूसरे घर में किसान के घर में कर्जा मिलेगा आपको 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख, वो चुका ही नहीं पा रहा उसे। क्योंकि क्या होता है, आपके पास 10 बीघे ज़मीन है, उसमें आप फसल उगाते हैं, सूखा भी, ये सब चीज़ें तो लागू है ही। और 10 साल बाद उसके 2 बच्चे हुआते हैं शादी के लिए, तो उसने एक शादी कर ली, बहुत कम में करता है यहाँ का किसान। तो फिर भी आज आप देखते हैं जिस तरह से महंगाई है तो कम से कम 1 लाख रुपए तो खर्च करेगा। अगर बच्ची की शादी करेगा अपने, यूँ ही हो जाएगा 1 लाख रुपए। तो जब 1 लाख रुपए खर्च कर देता है तो फिर वो क्रेडिट कार्ड, या तो उसे क्रेडिट कार्ड दूसरा बनवाना पड़ता है रेवेन्यू करके कहीं से, यहाँ वहाँ से उल्टा सीधा करता है, या फिर ज़मीन बेचता है। 2 विकल्प हैं। तो ऐसे लोग यहाँ के बर्बाद हुए हैं। और सारी जो
ज़मीन है वो आप देखते होंगे कि एक गांव है जैसे, तो गांव में 10 या 15 लोगों के पास भूमि का केंद्रीकरण मिलेगा आपको कि उनके पास इकट्ठा 10 बीघा 50 बीघा ऐसे मिलेगी, और बाकी सब जो पब्लिक है वो 5 बीघा के आसपास या 1 बीघा या भूमिहीन या सरकारी पट्टों पे पलने वाले इस नाम के पट्टे हैं लेकिन उनमें हो कुछ नहीं रहा है, ऐसी सब चीज़ों से वो मजदूरी कर रहे हैं, भेड़ बकरी चरा के अपना पालन पोषण कर रहे हैं। ये महब जी, बातचीत करने के लिए आपने बड़ा बढ़िया समझा दिया, अच्छे समझा दिया है। जो भी हमारे बुंदेलखंड के भी दर्शक देख रहे हैं उन्हें समझ में आ गया होगा, और क्योंकि वो भी ये जान रहे हैं कि उनका मुद्दा क्या है। इसके अलावा अगर हमसे कहीं कोई छूट हुई है, कोई मुद्दे छूट गए हैं, मान लीजिए अभी हम महोबा में चर्चा कर रहे हैं, बांदा के कोई मुद्दा हो, चित्रकूट का कोई हो, कोई और मुद्दा है, आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जब उस क्षेत्र में हम आएंगे कोशिश करेंगे आपसे भी संपर्क करेंगे, आपके क्षेत्र के मुद्दों की बातचीत की जाएगी, क्योंकि मुद्दे हम नहीं बनाते, मुद्दे वो हैं जो आप बनाते हैं, जो मुद्दा आपका है, और आपके मुद्दों को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी? हमारी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज।